हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार एग्ज़ाम के अंदर आते रहे हैं। मैंने बार बार क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखे हैं जो बीच बीच में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आज की वीडियो बनाई गई है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अभिलेखों का अध्ययन। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हमें स्रोतों के माध्यम से मिलते हैं अभिलेख, उन अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाया जाता है? तो उसको एक वर्ड से जाना जाता है, वो है एपिग्राफी। क्या है? एपिग्राफी। एक क्वेश्चन आया है, सबसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? जो वर्ल्ड में सबसे प्राचीन अभिलेख है वो है बोगस कोई। क्या नाम है दोस्तों? बोगस कोई। इससे ये बोगस कोई जो है, इससे क्या पता चलता है कि जो हमारे आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, और इस बोगस कोई को मध्य एशिया में जो अरब वाला पार्ट है वहाँ से ये मिला है। तो इससे पता चलता है, इस बोगस कोई रिकॉर्ड से हमें पता चला कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे। तीसरा क्वेश्चन, ये तो हुआ सेकंड वाला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड का सबसे प्राचीन अभिलेख। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख किसके मिले हैं? अशोक के मिले हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो मौर्य काल की डाली थी, उसमें मैंने आपको जब अशोक वाला पार्ट बताया था तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि अशोक ही पहला वो शासक था जिसने जनता को संदेश देना, रिकॉर्ड के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से अपना शासन चलाया था, या अपना संदेश जनता को अगर पहुंचाना था तो उसने रिकॉर्ड्स के रूप में पहुंचाया था। चौथा क्वेश्चन है मास्की और गुजरा अभिलेख। ये जो दोनों अभिलेख है, मास्की और गुजरा, ये दोनों अभिलेख मध्य प्रदेश से मिले हैं। और इनमें खास बात क्या है दोनों की, कि इन दोनों अभिलेखों के अंदर अशोक ने स्वयं को अशोक कहा है। नहीं तो ज़्यादातर अभिलेखों में अशोक ने अपने आप को देवान प्रिय या प्रियदर्शी, जो देवताओं का प्रिय राजा, इस तरीके के नाम से संबोधित किया है। लेकिन अशोक ने अपने आप को अशोक कहा। ये ऐसे दो हमारे अभिलेख हैं, एक है मास्की अभिलेख, एक है गुजरा अभिलेख। इन दोनों का जो ये दोनों अभिलेख हैं ये मध्य प्रदेश से मिले हैं। अगला क्वेश्चन, जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख किसके हैं? तो वो हमारा एक शख्स शासक है जो मैंने आपको मौर्योत्तर काल में रुद्रदामन शासक पढ़ाया था, उसके ऊपर ये अभिलेख हैं, जूनागढ़ और गिरनार अभिलेख। काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। अगला है प्रयाग स्तंभ और भीतरी स्तंभ। अभी पीछे जो प्रीवियस वीडियो हमारी गई थी गुप्त साम्राज्य की, वर्धन साम्राज्य से पहले वाली वीडियो गुप्त साम्राज्य की, तो उसमें जो प्रयाग स्तंभ था वो समुद्रगुप्त के ऊपर था, और जो भीतरी स्तंभ था वो अभिलेख वो स्कंदगुप्त ने बनाया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये मैंने अपने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, ये जो अभिलेखों के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर इन अभिलेखों को पूछ लिया गया है। अगला है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो आंध्र सातवाहन जो हमारा शासन था, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसमें गौतमी पुत्र बलश्री द्वारा लिखा गया था। कौन सा? नासिक अभिलेख, जिसमें उसने गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में चर्चा की है। हाथी गुम्फा अभिलेख, जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो कलिंग का शासक था खारवेल, उसके द्वारा लिखवाया गया था हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसमें इस बात का जिक्र भी है कि कलिंग के अंदर नहरों का निर्माण कराया गया था। वो सब बातें इस हाथी गुम्फा अभिलेख के अंदर हैं। ऐहोल अभिलेख, पुलकेशियन सेकंड ऐहोल अभिलेख है, जो वातापी के चालुक्य का शासक था। ये कौन सा है? वातापी का चालुक्य, वातापी चालुक्य शासक है। इस अभिलेख के अंदर वर्धन साम्राज्य में जो हर्षवर्धन था उसके और पुलकेशिन सेकंड के बीच में एक नर्मदा नदी के तट पर युद्ध होता है, नर्मदा युद्ध। तो उस युद्ध का वर्णन भी इस ऐहोल अभिलेख के अंदर किया गया है। तो ये सारे कुछ हमारे अभिलेख हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं। इसीलिए मैंने आज की वीडियो इसी के ऊपर बनाई है कि शायद कहीं ना कहीं आपको वो अभिलेख एक सीक्वेंस वे में मिल जाए। अगला देखते हैं कि मंदिरों का निर्माण किस शासनकाल में हुआ?
तो गुप्त शासन में। पहली बार जो मंदिरों का निर्माण हुआ था गुप्त शासन में, गुप्तों ने ही मंदिर बनवाए थे। अब उन मंदिरों को बनवाने के लिए कौन कौन सी शैली यूज़ करी, तो उत्तर भारत में जो शैली यूज़ की जाती थी वो नागर शैली, मध्य भारत में जो यूज़ की जाती थी वो बैसर शैली, और दक्षिण भारत में जो यूज़ की जाती थी वो द्रविड़ शैली। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछ ले गए हैं कि दक्षिण भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है, तो द्रविड़ शैली के अंतर्गत किया गया है। आगे देखते हैं, ये कुछ सिक्कों के ऊपर जो सिक्के चलाए गए थे उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे सर्वाधिक सिक्के किस काल में चले हैं, अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में चलाए गए, तो मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सारे क्वेश्चन सिक्कों के ऊपर हैं, लेकिन किसी में सोने के सिक्के, किसी में सर्वाधिक, किसी में सबसे पहले। यह वर्ड में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने चलाए, गुप्त वंश ने चलाए थे। और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो मौर्योत्तर काल में यवनों द्वारा चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाणों ने चलाए थे। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में ही चले हैं, और मौर्योत्तर काल में ही सोने के सिक्के सबसे पहले चलाए गए थे। शुद्ध सोने के सिक्के भी सबसे पहले ही मौर्योत्तर काल में, जो कुषाण, जो मौर्योत्तर काल में जो विदेशी उत्तराधिकारी थे उसमें सबसे लास्ट के कुषाण ही थे, उन्होंने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। सर्वाधिक शीशे के सिक्के किसने चलाए, तो वो आंध्र सातवाहन वंश वालों ने चलाए हैं। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसको बोला जाता है मुद्रा शास्त्र। आ गया है क्वेश्चन, एक बार एसएससी में आया है क्वेश्चन कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र। लेकिन वहाँ जो ऑप्शन था वो ऑप्शन इसका इंग्लिश में था, उसे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स, मुद्राओं का जो सिक्कों का अध्ययन। अगला, सिक्कों पर लेख लिखवाना किसने शुरू करा, यवनों ने। मौर्योत्तर काल से पहले जो भी सिक्के चलते थे, जो पंचमार्क वाले आहत सिक्के चलते थे, उन सिक्कों पर कुछ भी नहीं लिखा होता था। लेकिन जब मौर्योत्तर काल आया, मौर्योत्तर काल में जब यवन आए तो उन्होंने सिक्के पर कुछ ना कुछ लिखवाना स्टार्ट कर दिया। तो वो सिक्कों पर लेख लिखवाना किसने शुरू करा था, यवनों ने करा था। अगला है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस राजा को दिखाया गया है। एक राजा है जिसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वो है समुद्रगुप्त, जो कि भारत के नेपोलियन भी कहे जाते हैं, गुप्त वंश के। अगला है, मूर्ति कला की शुरुआत कुषाण वंश में हुई है। देखिए सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, मंदिरों का निर्माण तो गुप्त वंश में हुआ है, लेकिन मूर्ति कला की जो शुरुआत हुई थी, जो मौर्योत्तर काल के सबसे लास्ट के विदेशी उत्तराधिकारियों में कुषाण थे, उनके काल में मूर्तियां बननी स्टार्ट हुई। और मूर्तियों के बनने के बाद जब कुषाणों के ही तो सामंत थे गुप्त, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो जब कुषाणों को ख़त्म करने के बाद, जब कुषाणों का पतन हो गया, जब ही हमारे इतिहास में गुप्त साम्राज्य आया। और कुषाण वंश में मूर्ति कला की शुरुआत होने के बाद गुप्त वंश में मंदिरों का निर्माण हुआ। तो आप इसी से दोनों को कॉम्बिनेशन से लगा सकते हैं कि पहले मूर्तियाँ आई, फिर उसके बाद हमारे मंदिर बने। तो जो मौर्योत्तर काल का सबसे विदेशी उत्तराधिकारियों में सबसे लास्ट का वंश था कुषाण वंश, उनके शासनकाल में स्पेशली कनिष्क जो शासक था उसके काल में मूर्ति कला की शुरुआत हुई। दोस्तों एक चीज़, जब मूर्ति कला की शुरुआत हुई थी तो जब सिकंदर के युद्ध से पहले मूर्ति कला की जो शुरुआत थी, भारत में केवल भारतीय कला, जो भारतीय मूर्ति कला को ही अपनाया जाता था। लेकिन जब सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत के अंदर, तो यूनानी कला भी भारत में आई, और भारतीय कला और यूनानी कला दोनों का मिक्सअप हुआ। और दोनों का मिक्सअप होने के बाद एक नई शैली बनी, उसको अगले क्वेश्चन में बताया गया है। कौन सी शैली थी वो, गांधार शैली थी। मथुरा शैली तो स्पेशली हमारी भारतीय शैली के रूप में ही जानी गई, लेकिन जो दूसरी शैली है गांधार शैली, उसको भारतीय मूर्ति कला शैली और यूनानी मूर्ति कला शैली दोनों का मिला हुआ या मिक्सर रूप को बोला गया है गांधार शैली। इन दोनों शैलियों से ही, मथुरा शैली और गांधार शैली से हमारे यहाँ पर मूर्ति कला
बनाई जाती थी, मूर्तियां बनाई जाती थी। और दोनों का जो प्रमुख केंद्र था, दोनों शैलियों का जो प्रमुख केंद्र था वो था कौन? मथुरा शहर था। कौन था? मथुरा था। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें मैंने देखा जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं अब तक, उनमें ये बार बार पूछ लिए जाते हैं। और मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि जो भी एग्ज़ाम के अंदर आ चुका होता है शायद वो आपसे ना रहे, इसलिए मैंने आज के वीडियो कुछ क्वेश्चंस जो अभिलेख के ऊपर या सिक्कों के ऊपर या मूर्ति कला के ऊपर जो बार बार पूछे जा रहे हैं, पूछे आते हैं और जिनके रिपीटेशन होने की ज़्यादा प्रायोरिटी है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, छोटी सी वीडियो है, 21 क्वेश्चन है। एक बार इनको ज़रूर ध्यान में रखें, इनको एक बार ज़रूर देख लें, पढ़ लें और अपने नोट्स के रूप में उतार लें। इसी आशा के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।